हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, हम लोग सीआरपीसी में चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं जो सेक्शन 1 से लेकर 5 तक प्रावधान करता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनेशन क्लॉज पढ़ा है, जिसमें सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लॉज बताई गई है। जो हम लोगों ने सेक्शन 2 के जी तक, मतलब जांच तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। पार्ट फर्स्ट हमने कहा था वो बना था, ठीक है। आज पार्ट सेकंड है, इसमें हम लोग सेक्शन 5 तक पूरा कवर करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन क्लॉज जो बताई गई है उसको पूरा कवर करेंगे जो सेक्शन 2 में बताई गई है, प्लस आगे के सेक्शन जो 5 तक हैं उनको भी हम कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। 2G तक कवर हो चुका है, ठीक है। अब 2H हमें पढ़ना है, और पिछली वीडियो अगर ना देखी हो किसी ने तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां आपको सभी वीडियो मिल जाएगी। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, फिर से मैं बता दूं आपको कि शिवेंद्र लॉ एकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल है। जिस किसी ने ज्वाइन ना किया हो तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, 2H क्या बात करता है? अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ये कौन करेगा? ये पुलिस अधिकारी करेगा। कौन? ध्यान रहे, पुलिस अधिकारी के द्वारा हमेशा सदैव ये अन्वेषण किया जाता है, ठीक है। उद्देश्य क्या होता है अन्वेषण का? अन्वेषण का उद्देश्य होता है साक्ष्य को एकत्रित करना। ये अन्वेषण का उद्देश्य है, ठीक है। तो ये क्या है अन्वेषण? किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस अन्वेषण को किया जाता है, या मजिस्ट्रेट जिस व्यक्ति को प्राधिकृत करे या नियुक्त करे उस व्यक्ति के द्वारा अन्वेषण किया जा सकता है। परंतु मजिस्ट्रेट के द्वारा या न्यायालय के द्वारा अन्वेषण नहीं किया जाता है। यह ध्यान रहे, मजिस्ट्रेट नियुक्त तो कर सकता है किसी व्यक्ति को कि जाइए भाई आप अन्वेषण करिए, बट मजिस्ट्रेट खुद उस मैटर का अन्वेषण नहीं कर सकता है। यह ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। हमने इसे पहले जांच पढ़ा था, अभी हम पढ़ रहे हैं अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन। आगे है ट्रायल है, पर ट्रायल का यहाँ डिफिनीशन में कहीं जिक्र नहीं है, नहीं बताया गया है ट्रायल क्या है। तो 3 चीजें हैं आपके पास, एक है जांच, दूसरी है अन्वेषण, तीसरी है विचारण, ट्रायल आपका। अन्वेषण हमने क्या बताया था? जांच क्या बताया था हमने? जांच मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाती है। विचारण भी मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अन्वेषण पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये समझते रहिए, ये अंतर कभी कभी आपका मेंस में भी पूछ लेता है और प्री में भी ऐसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। सुमेलित करने के लिए कभी कभी आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो जांच होती है वो मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा होती है, और विचारण भी मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा होता है, बट अन्वेषण जो है वह पुलिस अधिकारी के द्वारा होता है, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो उद्देश्य को लेकर, तीनों का अलग अलग अपना उद्देश्य बताया गया है। क्या उद्देश्य है? देखिए, जांच का जो उद्देश्य है यह है कि प्रथम स्तर पर प्राइमा फेसी आपका जो अपराध बनता है या कोई मामला बन रहा है या नहीं बन रहा है, यह देखना काम है आपका जांच में। जांच इसीलिए की जाती है कि वह मामला बन रहा है अथवा नहीं बन रहा है, इसलिए जांच की जाती है। तो ये उद्देश्य है जांच का, ठीक है, इंक्वायरी का है। वहीं अन्वेषण का क्या उद्देश्य है? अन्वेषण का यह उद्देश्य है, अभी हमने बताया कि साक्ष्य को एकत्रित करना, यह इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य है, अन्वेषण का उद्देश्य है, ठीक है। पुलिस अधिकारी के द्वारा साक्ष्य को एकत्रित किया जाता है। कहीं अपराध घटित हो गया तो वहां साक्ष्य एकत्रित किया जाएगा, किसके द्वारा? पुलिस अधिकारी के द्वारा। किस में बात हो रही है? अन्वेषण में बात हो रही है। तो हमने क्या बताया? जांच, सबसे पहले ये क्या जांच में क्या हो रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? कि प्रथम स्तर पे मामला बन रहा है अथवा नहीं बन रहा है यह देखना। अन्वेषण में हमने क्या बताया? साक्ष्य को एकत्रित करना, यह उद्देश्य है। तीसरा आपका ट्रायल आता है, विचारण आता है। विचारण में यह देखा जाता है, विचारण का जो उद्देश्य होता है कि अपराध जो व्यक्ति है या तो उसको दोष मुक्त किया जाए या उसको दोष सिद्ध किया जाए, ठीक है। दोष मुक्ति या दोष सिद्धि ये विचारण का आपका उद्देश्य होता है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आप जानते रहिए, ठीक।
चलिए, ये हमने बताया, 3 पॉइंट इसमें थे। अब ध्यान ये रखिए कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका केस आता है जो कि प्री में पूछा जाता है। केस का नाम याद रखिएगा, जहीरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस गुजरात राज्य का ये मामला है। ये किससे संबंधित है? त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित है। पूछा जाता है कि ये जो केस है ये किससे संबंधित है। ऑप्शन में आपका ये रहेगा, त्रुटिपूर्ण अन्वेषण, ठीक है। या उल्टा आपसे पूछा जा सकता है कि त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित कौन सा केस लॉ है। 4 केस लॉ होंगे, उसमें से ये एक होगा, तो आप इसको टिक करेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका केस है, इन्वेस्टिगेशन पे है, ठीक है। तो ये आपका अन्वेषण रहा। अब आगे चलते हैं। ये हुआ 2H। 2I जुडिशियल कार्यवाही, न्यायिक कार्यवाही। क्या होती है न्यायिक कार्यवाही? इसके विषय में देखते हैं। न्यायिक कार्यवाही एक ऐसी कार्यवाही होती है जिसमें जो कार्यवाही जिसमें शपथ पर साक्ष्य लिया जाता है। कोई ऐसी कार्यवाही है जिसमें उस कार्यवाही में शपथ पर साक्ष्य लिया जाता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? वो जुडिशियल कार्यवाही है। मतलब कोई कार्यवाही ऐसी चलती है जिसमें कोई साक्ष्य जो है वो शपथ पर लिया जाता है, ओथ पर लिया जाता है, तो वो क्या कहलाती है? वो जुडिशियल कार्यवाही कहलाती है, ठीक है, न्यायिक कार्यवाही कहलाती है। ध्यान रखिएगा, अभी हमने अंतर बताया आपको जांच, अन्वेषण, विचारण के संबंध में। यहां ध्यान रखिएगा, जो न्यायिक कार्यवाही कही जा रही है, जांच एवं विचारण। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जांच, अभी हमने बताया है यही बात, और विचारण ये क्या है? ये न्यायिक कार्यवाही है, ठीक है। ये न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत आती है। जांच और विचारण जब आपसे पूछा जाए ये कैसी कार्यवाही, तो ये जुडिशियल प्रोसीडिंग, न्यायिक कार्यवाही है, ठीक है, जांच एवं विचारण। और एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जो जुडिशियल कार्यवाही है, जब हम लोग एविडेंस एक्ट पढ़े थे, हमने एविडेंस एक्ट अपने चैनल पर समाप्त कर दिया है, ठीक है। नहीं देखा हो तो प्लीज वीडियो को जरूर देखिएगा। एविडेंस एक्ट में हम लोगों ने सेक्शन 1 पढ़ा था। सेक्शन 1 में क्या कहा गया था कि इसमें यह कहा गया कि साक्ष्य विधि कहां कहां लागू है या कहां कहां लागू नहीं है। तो साक्ष्य विधि जुडिशियल कार्यवाही पर भी लागू होती है, ठीक है। ये सेक्शन 1 में, एविडेंस के सेक्शन 1 में यह बताया गया है। यही हमने यहां पे लिखा है कि साक्ष्य विधि न्यायिक कार्यवाही पर लागू, ठीक है। यहां पे आगे आप बढ़ा के लिख लीजिएगा, सेक्शन 1 सेक्शन 1 ऑफ एविडेंस एक्ट, ठीक है। ये हो गया। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? अन्वेषण पढ़ लिया, न्यायिक कार्रवाई पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 2J। ये क्या है? स्थानीय अधिकारिता की बात करता है। लोकल जुरिडिक्शन, स्थानीय अधिकारिता, ये क्या है कि हर मजिस्ट्रेट या हर न्यायालय का एक अधिकारिता क्षेत्र है, एक अधिकार क्षेत्र होता है कि वो अधिकार उस अधिकार के क्षेत्र में या उस दायरे में रहते हुए उन मामलों को देखेंगे, ठीक है। उस अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके वो नहीं मामला देखेंगे। तो यही बात यहां समझाई गई है, स्थानीय अधिकारिता। अब इसका प्रावधान सीआरपीसी में कहां है? तो चैप्टर 13 में सेक्शन 177 से 189 तक प्रावधान किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। सेक्शन 2K ये क्या बात करता है? महानगर क्षेत्र की बारे में बात करता है। यहां यह कहा गया है कि भाई सेक्शन 8 के अधीन जो महानगर क्षेत्र बताया गया है उसका मतलब यहां से लिया जाएगा। सेक्शन 8 में अब क्या बताया गया है ये थोड़ा सा देखना होगा। वहां ये बताया गया है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी ऐसे क्षेत्र को जिसकी जनसंख्या कितनी हो 10 लाख से अधिक है तो उस क्षेत्र को क्या घोषित कर सकती है? महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है। तो इस तरह आपने सेक्शन 8 भी यहां पढ़ लिया, ठीक है। इतनी ही बात सेक्शन 8 में आपको पढ़ना भी है। तो 2K के साथ सेक्शन 8 आपने इसी के साथ पढ़ लिया। तो ये महानगर क्षेत्र है 2K। नेक्स्ट हम लोगों ने 2L पढ़ा था, असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस, ठीक है। हमने जब संज्ञेय अपराध बताया था आपको पिछले लेक्चर में, तो संज्ञेय के साथ हमने असंज्ञेय अपराध भी बताया था, ठीक। तो यहाँ 2L में है, ये जानते रहिए, असंज्ञेय अपराध। उसके बाद
2M आता है, ये क्या है? अधिसूचना। देखिए हर चीजें नहीं पढ़नी, बट आप जानते रहिए एक सरसरी निगाह से, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो सेक्शन वो क्लॉज आपको जानना ही जानना है, ठीक है। ये छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2M अधिसूचना योजना, मगर एक बार पढ़ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। कभी हो सकता है कि कभी पूछ ही दे, तो पढ़े रहिए। जब इतना पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ना है, तो एक दो छोड़ के करेंगे क्या आप? हाँ, तो पूरा पढ़ लीजिए सीरियल वाइज, ABCDEFGH, मतलब क्या क्या दिया, एक सीरियल, एक दो बार आप रीडिंग मारेंगे पूरा याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो कहां तक पहुंचे हम लोग? 2L असंज्ञेय अपराध, 2M क्या है? अधिसूचना के विषय में बात करता है। फिर क्या है? 2N, ये इंपॉर्टेंट, अपराध किसके बारे में बात करता है? अपराध के बारे में। 2N पूछा जाता है क्वेश्चन कि अपराध कहाँ डिफाइन किया गया है CRPC में, तो आप बताएंगे सेक्शन 2N में। और कहाँ है अपराध? तो और अपराध हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 40, सेक्शन 40 ऑफ IPC में पढ़ते हैं, ठीक है। वहां भी अपराध बताया गया है, बट वहां के अपराध और यहाँ के अपराध में अंतर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहां अपराध क्या बताया गया है कि ऐसा कार्य या लोभ जो विधि के अधीन दंडनीय बनाया गया है। कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है जो, या लोभ किया जा रहा है जो कि किसके अधीन? विधि के अधीन दंडनीय बना दिया गया है, तो वो क्या होगा? अपराध होगा। या ध्यान रखिए, ऐसा कार्य जिसके विरुद्ध पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया गया है, ठीक है, ऐसे कार्य के विरुद्ध, तो वहां भी क्या? वो अपराध माना जाएगा, ठीक है। तो उससे आपसे पूछा जाएगा, सेक्शन पूछा जाएगा कि किस सेक्शन में अपराध है, तो आप बताएंगे सेक्शन 2 सब क्लॉज N में अपराध डिफाइन किया गया है। चलिए, इसी के तहत देखिए सेक्शन 40 आपका IPC भी याद हो जाएगा। तो कोशिश करता हूं कि पढ़ा तो एक सब्जेक्ट रहा हूं, मगर हर सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा जहां जहां उसका लिंक है उसको भी आपको देते चलूं, ठीक। तो ये ऐसे ही याद हो जाता है। नेक्स्ट 2N 2O, 2O क्या है? पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी की बात की गई है, ठीक है। पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, ये कौन है? हर थाने में एक पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी होता है, ठीक है। ऐसा होता है कि मान लीजिए पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी है, वो हर आदमी देखिए हमेशा स्वस्थ नहीं रह सकता, भाई अस्वस्थ हो सकता है या कोई काम जरूरी आ सकता है, तो उसको जाना पड़ सकता है, तो उसकी जगह कोई तो आना चाहिए, तो कौन आएगा ये बताया जा रहा है। तो उस अधिकारी, कौन अधिकारी? उस पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, उस अधिकारी से ठीक नीचे, इनसे ठीक नीचे, ध्यान रखिए, इनसे ठीक नीचे, किंतु, यहां किंतु शब्द है, इस पे ध्यान दीजिएगा, किंतु है, किंतु कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर का पुलिस अधिकारी, इनसे ठीक नीचे, बट जो पुलिस कांस्टेबल है उससे ऊपर, इनसे नीचे बट पुलिस कांस्टेबल से ठीक ऊपर का जो अधिकारी होगा वो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है, ठीक। या बताया गया, जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे दे तब इस प्रकार उपस्थित कोई अन्य पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया जा सकता है। तो दो कंडीशन में नियुक्त किया जा सकता है। पहली कंडीशन, देखिए कब नियुक्त किया जा रहा है? जब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी असमर्थ हो गया है, मतलब बीमार पड़ गया है या किसी कारण से अपनी ड्यूटी, अपनी कर्तव्यों को निर्वहन करने में असमर्थ हुआ है किसी भी कारण से, तब उसकी जगह किसको लाया जा रहा है? उस अधिकारी को लाया जाएगा जो उससे नीचे का होगा बट पुलिस कांस्टेबल से ऊपर का होना चाहिए, तो उसको नियुक्त किया जा सकता है। या राज्य सरकार जिसको कह दे, जिस व्यक्ति को, तो उसको नियुक्त किया जा सकता है, ठीक। तो दो चीजें थी इसमें। ये 2O था। 2P स्थान, P है, P से प्लेस भी होता है, इसी से आप पकड़ लीजिएगा। P प्लेस होता है, P का P आ गया, P उठा लीजिए यहाँ, सेक्शन 2P स्थान। इसमें 5 चीजें होंगी, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है आपसे। गृह, भवन, तंबू, यान और जलयान। एक्चुअली स्थान जो है मतलब किसी के रहने के लिए, आप गृह में भी रह सकते हैं, भवन में भी लोग रह सकते हैं, तंबू में भी रहते हैं, गाड़ के तंबू बना लेते हैं, यान भी होता है और जलयान में भी लोग रहते हैं। तो 5 तरीके के
बताए गए हैं, किस स्थान के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक, इतना याद रखिए। नेक्स्ट है प्लीडर। प्लीडर कहाँ है? 2Q में प्लीडर का प्रावधान किया गया। 2Q में यह कहा गया दो तरीके से, दो चीजें, कि विधि व्यवसाय करने के लिए जो प्राधिकृत व्यक्ति है वो प्लीडर कहे जा सकते हैं। ठीक है, जो एडवोकेट है, ठीक, वो प्लीडर कहे जा सकते हैं, या न्यायालय की अनुज्ञा से नियुक्त किया गया व्यक्ति भी क्या कहला सकता है? प्लीडर कहला सकता है। दो तरीके से लोग प्लीडर करा सकते हैं। पहला कि क्या करें, विधि व्यवसाय करने के लिए कोई प्राधिकृत व्यक्ति है उसको प्लीडर कह दें, या न्यायालय के द्वारा क्या क्या अनुज्ञा से नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति है तो उसको भी प्लीडर कहा जा सकता है। 2Q में प्रावधान किया गया है। यही प्लीडर आप कहां पढ़ते हैं? सेक्शन 2 सब क्लॉज 15 में CPC में दिया गया है प्लीडर का। ठीक है, वहां भी प्लीडर का प्रावधान है। नेक्स्ट है फिर पुलिस रिपोर्ट। ये बहुत पूछा जाता है। पुलिस रिपोर्ट, या इसी को क्या कहते हैं? चालान। ध्यान रखिएगा, पुलिस रिपोर्ट को ही चालान कहते हैं। तो पुलिस रिपोर्ट कहां है? सेक्शन 2 सब क्लॉज R में है, पुलिस रिपोर्ट का प्रावधान किया गया। क्या होती है पुलिस रिपोर्ट? पुलिस रिपोर्ट वह होती है कि कोई पुलिस अधिकारी अन्वेषण करने गया, अब अन्वेषण के पश्चात उसको जो जो चीज़ें मिली, जहाँ गया है उस जगह का नाम, फिर क्या उसको प्राप्त हुआ है, वो समस्त चीज़ें अन्वेषण के दौरान वो लिखता है। ठीक है, और वो रिपोर्ट अपनी तैयार करता है कि ये मिला है, जिससे मारा गया था वो मिला है, वो व्यक्ति मिला है, वो सबूत मिले हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें मिले हैं। तो वो क्या करता है, उस रिपोर्ट में उल्लिखित करता है। तो वही रिपोर्ट जब वो मजिस्ट्रेट को भेजता है, किस सेक्शन के अधीन? सेक्शन 173 सब क्लॉज 2 के अधीन जब वो मजिस्ट्रेट को भेजता है वह रिपोर्ट, तो वही रिपोर्ट क्या कहलाती है? पुलिस रिपोर्ट कहलाती है। क्योंकि पुलिस ने भेजा है तो वो पुलिस रिपोर्ट कहलाएगी। ठीक है, ये है सेक्शन 2R। नेक्स्ट है पुलिस थाना। ये कहाँ है? सेक्शन 2S। बस इतना जानिए। ठीक है, पुलिस स्टेशन है आएगा यहाँ से, थाना स्टेशन होता है तो ऐसा एस पकड़ लीजिए आप। सेक्शन 2S पुलिस थाना। विहित, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये आया है एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो सेक्शन 2T विहित का प्रावधान करता है। पूछा गया है कि विहित का मतलब क्या है। ठीक है, तो विहित का मतलब नियमों द्वारा विहित। बस इतना लाइन याद रखिए आप। विहित का मतलब क्या? नियमों द्वारा विहित है। और यही विहित और कहाँ है? सेक्शन 2 सब क्लॉज 16 CPC में भी विहित का प्रावधान किया गया। तो इस तरह हमने CPC का देखिए 2 सब क्लॉज 16 पढ़ लिया, 2 सब क्लॉज 15 पढ़ लिया। 15 में क्या? प्लीडर का प्रावधान। यहां 2 सब क्लॉज 16 में क्या? विहित का प्रावधान। ठीक है, तो 2T CRPC का 2T ध्यान रहे कि विहित है, नियमों द्वारा विहित। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2U लोक अभियोजक की बात करता है। किसकी बात? लोक अभियोजक। ये इंपॉर्टेंट है आपका। सेक्शन 2U लोक अभियोजक किसको कहेंगे? तो लोक अभियोजक के अंतर्गत दो लोग आएंगे। पहले में सेक्शन 24 के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति, वो लोक अभियोजक के अंतर्गत आ सकता है, और लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति आ सकता है। ठीक है, तो इन दो प्रकार से लोक अभियोजक के अंतर्गत ये दोनों लोग आ सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 24 के अधीन कोई नियुक्त किया गया व्यक्ति है वह आ सकता है, वहां लोक अभियोजक बताया गया है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में जानेंगे कि कैसे उनकी नियुक्ति होगी, क्या उनका एलिजिबिलिटी होगी, क्या योग्यता होनी चाहिए, ये सब हम लोग वहां पर देखेंगे। तो लोक अभियोजक कौन? सेक्शन 24 के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति, और लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी लोक अभियोजक हो सकता है। सेक्शन याद रखिएगा, सेक्शन इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2U में लोक अभियोजक का प्रावधान है। 2V उपखंड। ठीक है, बस इतना जानिए, उपखंड है। फिर नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अब यहां से समन मामला। समन मामला कहां है? सेक्शन 2W में समन मामला का प्रावधान किया गया है। समन मामला क्या होता है? समन मामला एक ऐसा मामला होता है जो किसी अपराध से संबंधित है। ध्यान रहे, किसी अपराध से, यह क्या बताया? किसी
अपराध से संबंधित है और जो वारंट मामला नहीं है। दो चीजें हैं, किसी अपराध से संबंधित होना चाहिए वो मामला, और वह मामला वारंट मामला नहीं होना चाहिए। ये सबसे आसान डेफिनेशन है आपकी कि अपराध से संबंधित हो मामला और वारंट मामला ना हो, बस। तो ऐसे मामले को हम समन मामला कहेंगे, ठीक है। अब देखिए 2W हो गया समन मामला। अब ध्यान रहे इसके बाद क्या आता है, वारंट मामला। अब वारंट मामला क्या है, ऐसा मामला या ऐसा अपराध जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष के कारावास से दंडनीय है, ठीक है। 2 वर्ष से अधिक, ध्यान रहे यहां पर क्या बताया गया, 2 वर्ष से अधिक, अधिक शब्द यूज हुआ है, 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध है तो क्या कहेंगे, वो वारंट मामला है। क्या होगा, फिर से देखिए, ऐसा अपराध है या ऐसा मामला है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है वो अपराध, तो ऐसे अपराध को क्या कहेंगे, वारंट मामला है। वहीं इसका उल्टा आप कर देंगे कि 2 वर्ष से कम के मामले को हम क्या कहेंगे, समन मामला है, ठीक। तो वारंट मामला 2X, समन मामला 2W, ठीक है। अब 2W और 2X में एक नई धारा जोड़ी गई, एक नया सेक्शन जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है, 2WA जोड़ा गया है। ध्यान रहे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। 2WA क्या है, पीड़ित। पीड़ित कौन है, पीड़ित वह व्यक्ति होता है जो किसी के कार्य से उसको दुख पहुंचा हो, ठीक है। कोई गलत कार्य उसने किया जिसके कारण उसको दुख पहुंचा है, तो वह व्यक्ति क्या है, पीड़ित कहलाएगा, सीधी सी बात। अब यहां सवाल यह उत्पन्न होता है कि पीड़ित के अंतर्गत कौन कौन शामिल होगा, तो कौन कौन होगा वो देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन पूछा जाता है आपसे कि पीड़ित की डिफिनीशन कहां बताएगी, तो आप बताएंगे सेक्शन 2WA में बताया गया है, पीड़ित का प्रावधान किया गया। तो पीड़ित के अंतर्गत कौन कौन आएगा, सबसे पहले तो वह पीड़ित व्यक्ति ही आ जाएगा, या कौन आएगा, उसका संरक्षक आ सकता है, या कौन आ सकता है, विधिक वारिस भी आपका पीड़ित व्यक्ति के अंतर्गत माना जाएगा। अब ये जो सेक्शन है, सेक्शन 2WA कब जोड़ा गया, तो यह 2008 में जोड़ा गया है। ये संशोधन आपका याद रहे, ये मत भूलिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे कि कब जोड़ा गया है, क्योंकि CRPC में अधिकतर संशोधन पूछे जाते हैं कि कब वो सेक्शन जोड़े गए हैं। चलिए, तो 2WA हो गया। 2Y में बस आप ये जानिए कि शब्द व पद वही होंगे जो IPC में बताए गए हैं, ये इतनी चीजें इसमें बताई गई हैं। 2Y, तो हम लोग कहां तक पढ़े, ये डिफिनीशन क्लॉज हमारा समाप्त हुआ, सेक्शन 2 हमारा समाप्त हुआ, जो कहां से कहां तक था, सेक्शन 2A से लेकर Y तक प्रावधान किया गया था। ये पूरा डिफिनीशन क्लॉज था जो हमने पढ़ लिया। अब देखिए Y तक तो कंप्लीट हुआ, सेक्शन 3 छोड़ दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसका। सेक्शन 4 में क्या है, सेक्शन 4 में यह कहा गया कि CRPC 2 लोगों का विचारण करेगी, ठीक है। यहां बताया गया कि CRPC किन लोगों का विचारण करेगी, तो बताया गया 2 लोगों का। 2 मतलब 2 तरह के अपराध, पहले जो IPC के अंतर्गत किए गए अपराध हैं उसका विचारण करेगी, दूसरा अन्य लॉ के अंतर्गत, अन्य विधि के अंतर्गत किए गए अपराध हैं उसका विचारण करेगी। तो 2 तरह के अपराधों का विचारण यहां सेक्शन 4 के अंतर्गत बताया गया है कि होगा। CRPC के अंतर्गत, IPC के अंतर्गत किया गया अगर कोई अपराध है तो उसका, और अन्य लॉ के अंतर्गत किया गया है तो उसका विचारण किया जाएगा। अब अन्य लॉ के अंतर्गत कौन से अपराध होंगे, वो है NDPS हो सकता है, SC/ST का मामला हो सकता है, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत कोई ऐसा अपराध हो सकता है। तो ऐसे आदि समस्त मामले जो हैं वो अन्य अपराध के अंतर्गत माने जाते हैं। तो ऐसे अपराधों का विचारण भी इनके द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सेक्शन 4 था। सेक्शन 5 एंड लास्ट सेक्शन हमारा है कि व्यावृत्ति, यह बताता है व्यावृत्ति। व्यावृत्ति के अंतर्गत यह कहा गया है कि कहां यह संहिता कहां लागू नहीं होगी, इसके विषय में बताया गया है।
तो कहाँ लागू नहीं हो रही है? विशेष विधि पर, स्थानीय विधि पर, और किस पे? जैसे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, गवर्नमेंट है, तो आदि ऐसे लोगों पर क्या होगी? संहिता ये लागू नहीं होगी। संहिता कौन? सीआरपीसी, ठीक है, ये लागू नहीं होगी। ये जो हमने तीसरा जो पॉइंट बताया आपको कि राष्ट्रपति, पीएम है, सीएम है, तो ये कहाँ बताया गया है कि इनको छूट मिली हुई है? तो इनको आर्टिकल 361 कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे इसके अंतर्गत इनको छूट दी गई है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और देखिए ये जो व्यावृत्ति सेक्शन 5 है, व्यावृत्ति शब्द जो यूज हुआ है ये अन्य जगह कहाँ यूज हुआ है? तो सेक्शन 4 सीपीसी में हम लोग पढ़ते हैं व्यावृत्ति, ठीक है। फिर सेक्शन 5 आईपीसी में भी इसका प्रावधान किया गया व्यावृत्ति का, ठीक है। तो इस तरह 3 लॉ में आपका व्यावृत्ति का प्रावधान किया गया है। सीआरपीसी में कहाँ है? सेक्शन 5 में है, वहीं सेक्शन 5 में आईपीसी में भी है, ठीक है। आप ऐसे ही याद कर लेंगे, 5 में 2 जगह है, एक जगह सीआरपीसी में है, एक जगह आईपीसी में है, वहीं सीपीसी में कहाँ है? सेक्शन 4 में है, एक कदम पीछे आ जाइएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन 4 में हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है वो आज कंप्लीट हुआ, जिसका प्रावधान सेक्शन 1 से लेकर 5 तक किया गया है, ठीक है। और एक काम आप लोग करिएगा कि जो जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ उसका नोट्स जरूर बनाते रहिए, चलाइए, पेन चलाइए, ठीक है, तभी बनेगा। और परेशान मत होइएगा कि वीडियो नहीं आ रही है। दूंगा, मैं वीडियो दूंगा, हो सकता है एक दिन गैप हो जाए, बीच में गैप हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है और भी काम रहते हैं, ठीक है। तो वीडियो मिल जाएगी आपको। तो आज 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। यहाँ तक अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ है हम टेलीग्राम पे पहले देते हैं। जैसे बहुत लोगों को नहीं पता चलता है कि कब वीडियो आ गई, कब क्या हो गया, तो आप वहाँ अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हैं तो आपको सबसे पहले वहाँ न्यूज़ मिल जाया करेगी। कुछ भी अगर न्यूज़ मेरे पास रहेगी तो सबसे पहले मैं वहीं पे डालता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं, फिर अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अध्याय 2 देखते हैं कि उसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।